हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस। पीछे 2 दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी। उसका कारण है क्योंकि एक तो इन्विजिलेशन में ड्यूटी लगी हुई थी और कुछ जो है एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो उस वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है, और मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया था, इतना भी थोड़ा समय नहीं मिल पाया था। ठीक है, बाकी जो अब क्लासेस हैं वो रेगुलर रहेंगी। ठीक है, लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो अकाउंटिंग रेशो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार आप उसकी जो भी क्वेरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, हर सभी जो लिंक हैं वो अवेलेबल है। तो आप वहाँ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम से आप अपनी क्वेरी जो है मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसका समाधान कर दिया जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट खबर ये है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं, है ना, नववर्ष की और नवरात्रि के पर्व की। वो आशा है कि आप सभी का ये जो नववर्ष है, ठीक है, विक्रमी संवत नववर्ष जो है, हमारा हिंदू नववर्ष जो आता है, वो आप सभी के लिए मंगलकारी होगा, मंगलमय होगा। और निश्चित ही इस वर्ष आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, तो ढेरों मंगल कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। दूसरी तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, दूसरी ही कहूँगा, तीसरी तो बाद में आएगी। दूसरी, आप सभी का बहुत आभार, अभिनंदन चैनल को इतना प्यार सम्मान देने के लिए। हमने 1K जो है, 1000 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से जो चैनल है उसको शेयर करते रहिए, लोगों के साथ बढ़ाते रहिए, ताकि ये जो अधिगम मंत्रा का परिवार है ये आगे यूं ही बढ़ता रहे। ठीक है, तो एक ये बात है। तो ये दो बातें हैं। और तीसरी बात ये है कि जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है, तो एक हमने जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो स्टार्ट की हुई हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस चलती हैं, जिनको डिटेल्ड में एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है और पढ़ाया जाता है। तो पीछे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने उनमें से नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स तैयार हो सके। दूसरी चीज़ क्या है इसी में, कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आप नोट्स साइमल्टेनियसली बनाते हुए चलिए। ठीक है, अपने तरीके से, जिससे वो आपको हेल्प करें आपके एग्ज़ाम टाइम में, जब रिवीजन करना हो आपको, तो आपको क्या करें, हेल्प करने लगे। ठीक है, नोट्स बना करके चलेंगे तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं उस पर अपना काम कर रहे हैं, आप उसको टाइम दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। और जब आप जिस भी चीज़ को एक्सप्लोर करोगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ये एक मेन उद्देश्य है। तो ठीक है, बाकी आज जो है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट माने फंड प्रवाह विवरण के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज पहली क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और ये रहा आपके सामने इसका स्क्रीन, ये रहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को नगदी प्रवाह विवरण भी कहा जाता है ना। होता क्या है बेसिकली, देखिए, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कंपनियां हैं उनके पास जो इनफ्लो हो रहा है, माने जो पैसा आ रहा है, और जो आउटफ्लो हो रहा है, माने जो पैसा जा रहा है, उसका कोई सही से जो प्रक्रिया है वो समझ में नहीं आ रही है। माने कैसे पैसा आ रहा है और कैसे पैसा जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी कर दिया। तो इसमें बेसिकली जो फर्म होती है, उस फर्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है, जनरली हम 3 ही एक्टिविटी किसी भी फर्म में करते हैं। ठीक है, एक तो ऑपरेटिंग माने परिचालन, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम विनियोग भी कहते हैं, और तीसरा फाइनेंसिंग माने वित्तीय। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम किसी भी बिजनेस में करते हैं। इन तीनों एक्टिविटीज़ में कुछ में पैसा आता है और किसी रूप में पैसा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि आपने कोई मशीन खरीदी,
तो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आपके पास आएगा नहीं, आपके पास से पैसा जाएगा, पैसा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दूसरा, आपने किसी पुरानी मशीन को बेच दिया या पुराने फर्नीचर को बेच दिया, तो जब आप फर्नीचर बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो ये इनफ्लो हो गया, है ना। ऐसी फाइनेंसिंग में जैसे डिवेंचर होता है या ऋण पत्र होते हैं या शेयर्स होते हैं, तो जब आप उन्हें रेज करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, लेकिन जब आप उनको रिडीम करते हैं तो आपके पास से पैसा आ जाता है। तो ये जो पैसा आना है और पैसा जाना है, माने पैसे का स्रोत क्या है, उसका जो है सोर्स क्या है, और माने उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं, तो उसकी जो समरी तैयार की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, उसी ही समरी को क्या कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो कुल मिलाकर के दो बैलेंस शीट के बीच का, माने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, दो बैलेंस शीट के बीच की जो वित्तीय स्थिति होती है, जो रोकड़ की स्थिति होती है, उस स्थिति को दर्शाने के लिए, उस स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जो कैश के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। एक ही है। तो ये कब तैयार किया जाता है, दो बैलेंस शीट के बीच में तैयार किया जाता है। पहली दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए भी करते हैं। जैसे डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड पे करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितनी जो है फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका पता किससे चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। क्लियर है, ये वाली तीन बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इसके क्या फायदे हैं वो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे। एक तो इससे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, अल्पकालीन योजना बनती है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स द डिटेल वेयर द मनी इज स्पेंट, ये डिटेल्स बताता है कि कहाँ पर मनी, माने जो रोकड़ है, जो पैसा है, उसका यूज किया है और कहाँ पर उस जो है रिसोर्सेज आई है, मतलब कहाँ से पैसा आया है और कहाँ पे पैसा गया है ना। तीसरा क्या है, क्रिएटिंग एक्सेस कैश, की क्या हमने कोई एक्सेस कैश भी क्रिएट किया है। चौथा क्या है, रिवीलिंग द कैश प्लानिंग रिजल्ट, जो नगद योजना परिणाम है उनका खुलासा करता है ना। माने जो भी आपकी कैश की प्लानिंग होगी कि भाई हमें यहाँ पर पैसा लगाना है या यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, उसके परिणामों को यह दर्शाएगा कि भाई हाँ यहाँ से हमारे पास पैसा आया है कि नहीं आया है, या यहाँ पर हमने पैसा लगाना था तो वो गया है कि नहीं गया, इतना इन्वेस्टमेंट हमें करना था तो वो हुआ है कि नहीं हुआ है, इस साल हमारे जो रिडम्पशन होने थे वो हुए कि नहीं हुए, अगर हुए तो कितना पैसा हमारे पास बचा। तो ये जितनी भी सारी टिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमें किससे पता चलती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर कैश बजट बनाया जाता है, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है तभी तो कैश बजट बनेगा। नेक्स्ट क्या है, नोइंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस, हमारे पास कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है ये तो पता है भाई। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है तो हम कैश बजट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले ये पता होना कि हमारे पास उसका जो है बैलेंस क्या है, माने शेष क्या है। जब शेष पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अभी 50 लाख रुपए जो है फर्म के पास है, तो उसके आधार पर वो कैश बजट तैयार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन एनालाइजिंग द वर्किंग कैपिटल, ये क्या करता है, ये वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करने में काम आता है। माने जो हमारी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स हैं उनको भी क्या करता है, ये एनालाइज करता है, ठीक है। तो ये क्यों बताने ज़रूरी है, ये क्यों कराने ज़रूरी है, उसका कारण ये है कि जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो वो आपसे कोई एक फीचर या इंपॉर्टेंस या यूजेस दे देगा और बाकी जो है आपके लिमिटेशंस दे देगा, है ना। तो उनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। तो भाई आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस तो अपने को क्या होने चाहिए, पता होने ही चाहिए। क्लियर है ये वाली कहानी। तो इसके बाद हम लिमिटेशंस पढ़ लेंगे। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, तो एक तो ये एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें विंडो ड्रेसिंग की जाती है। अब अगर आपको विंडो ड्रेसिंग के बारे में पता है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है तो आप समझ जाओगे। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ऊपरी दिखावट। ऊपरी दिखावट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपको अपनी फर्म अच्छी दिखानी है, अपनी फर्म क्या दिखानी, अच्छी दिखानी है, तो आप क्या कर दोगे, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के साथ छेड़खानी कर दोगे, मैनिपुलेशन कर दोगे और अपने जो एक्सपेंसेस हैं, माने जो आउटफ्लो है उसको तो कम कर दोगे
और जो इनफ्लो है उसको क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। मैंने कुल मिला करके कहानी क्या बनेगी कि आप ये दिखा दोगे कि आपको मिलने वाला पैसा क्या है, ज़्यादा है। आपके पास मतलब आपका कैश मैनेजमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जो अकाउंट्स हैं वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही बताते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, दो चीज़ हो गई। तीसरी बात क्या है, इसमें केवल और केवल कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन का ही, सॉरी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड होता है। नो कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती इसमें, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती, केवल नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं तो एक्रूअल बेस्ड होगा, नहीं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस अलग होती हैं, कैश और एक्रूअल ट्रांजैक्शन अलग होती हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें ना तो कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगी और ना ही इसमें एक्रूअल बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सर क्या हम इसको इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्या ये हिस्टोरिकल होता है? हाँ जी, ये हिस्टोरिकल होता है। कैसे हिस्टोरिकल होता है? क्योंकि इसमें जिन भी एसेट्स को या लाइबिलिटीज को, मैंने किसी भी चीज़ को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर किया जाता है। क्या ये बात समझ आ गई आप सभी के? क्लियर है ये वाली बात? तो कुल मिलाकर के तीन चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। पहला हमने मीनिंग पढ़ा था कि भाई कैश जो बिजनेस में आ रहा है और कैश जो बिजनेस से जा रहा है उसका स्टेटमेंट तैयार जो किया जाता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और दो बैलेंस शीट के बीच में इसको बनाया जाता है। इंपॉर्टेंस थी, ठीक है ना, और कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिट बस आप ये ध्यान में रखिए, एक तो इसमें कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएगी और एक्रूअल बेसिस पर नहीं होता, और ये इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तीन बातें ध्यान में रखिए, बाकी सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अब आगे हम बात करते हैं कि सर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? मैंने नकदी प्रवाह विवरण और निधि प्रवाह विवरण में अंतर क्या है ना। तो इनका अंतर समझिए। पहली चीज़ कि जो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है और जो कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये दो अलग अलग वेरिएबल दर्शाते हैं। ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। क्या हैं? ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, फंड और कैश। क्लियर है? दोनों का मतलब क्या है, अलग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताया जाता है। क्या? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एक्चुअल कैश, ठीक है, और इनफ्लो और आउटफ्लो। लेकिन फंड फ्लो के अंदर हम उसका मूवमेंट दर्शाते हैं। क्या क्या दर्शाते हैं? मूवमेंट, ठीक है। भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में जाना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, मूवमेंट। क्लियर? चौथी बात। तीसरी बात, दोनों ही इन्वेस्टर और मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही उनको निर्णय लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। स्नैपशॉट माने निर्णय लेना है। किस प्रकार से निर्णय लेने में मदद करते हैं सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर मुझे ये पता चलेगा कि हमारे पास कैश की, फर्म के पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, वो किस प्रकार से अपने कैश का यूटिलाइजेशन करती है, पहली चीज़। फंड फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि फर्म के पास जो फंड अवेलेबल है वो कितना एफिशिएंटली उनका यूज़ करती है। फंड और कैश ये दोनों एक अलग टर्म है और दोनों का ही अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की जो लिक्विडिटी है, तरलता माने, उसको मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो किसी भी कंपनी की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं उनको करने में सबसे बेहतर है।
तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, तो उससे हमारी क्या पता चलेगी, लिक्विडिटी पता चलेगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये 2-4 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें एक चीज आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या, है ना, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या, तो इसको समझते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने कैश और उसके समकक्ष, कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं 90 दिन के भीतर 90 दिन माने 90 डेज, 90 डेज माने 3 महीने, जिन्हें मैं 3 महीने के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, किसमें, कैश में, जो रेडी कैश होता है उसमें अगर मैं कन्वर्ट कर सकता हूं तो वो क्या कहलाएगा, कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। भाई जो कैश है वो तो कैश है ही, लेकिन जैसे बिल रिसीव, जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं, जैसे चेक है ना, क्या है, जैसे चेक है, तो चेक को आप 3 महीने के भीतर बैंक में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अब जैसे बिल रिसीवेबल है, तो क्या जरूरी है कि बिल रिसीवेबल 3 महीने के भीतर ही होंगे, हो सकता है बिल रिसीवेबल 4 महीने के हों, ये नहीं होगा कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, विपणन प्रतिभूति जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो जो विपणन प्रतिभूति माने मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, क्या हम उनको 3 महीने के भीतर उसमें किसमें, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो 90 दिन या 3 महीने के अंदर किसमें कन्वर्ट हो सकती हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब आप कहोगे सर इन्वेंटरी भी तो होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो इन्वेंटरी है वो कन्वर्ट ही हो सकता है ना हो पाए, 3 महीने तक आपका दुकान ही खाली पड़ रहा है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेंटरी कन्वर्ट हो ही जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये ऐसी चीजें कि इनको आप कन्वर्ट करा ही सकते हो। चेक बैंक में गए हो गया तुरंत, सिक्योरिटीज बैंक में गए हो गया, है ना, या जो भी आपके ड्राफ्ट्स हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बैंक में गए हो गया कन्वर्ट, है ना। तो ऐसी चीज़ों को मैंने आप बस उनको देना है और वो तुरंत देखते के साथ ही आपको क्या कर देंगे, उसे कैश में कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए आपको कोई सिरदर्दी नहीं करनी। तो उन्हीं चीज़ों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि क्या क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती हैं। अनमार्क्ड बैलेंस माने बैंक के पास निर्धारित शेष राशि, ठीक है, तो जो आपने बैंक से निकाल ली है वो आपका क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन जो आपने उसको निर्धारित रूप से दिया हुआ है, जैसे होता है ना कि आपने क्या करा, आपके बैंक में 50,00,000 रुपए है, आपने बैंक में लिमिट लगा रखी है 75,000 रुपये की, कि भाई जैसे ही नहीं, एक सेकंड, तो आपने बैंक में लिमिट लगा रखी है लिक्विडिटी की 50,000 की, तो आपने कहा कि जैसे ही 50,000 रुपये से ऊपर कूदा करे आप इसको ना फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया करो। किसमें कन्वर्ट कर दिया करो, 50 फिक्स डिपॉजिट में। तो अब आपने 15,000 और जमा कर दिए, तो अब कितने हो गए, 65। तो लेकिन आपकी लिक्विडिटी में कितने बने रहेंगे, 50,000 ही, और बाकी के जो 15,000 रुपये जो आपने डिपॉजिट किए थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में। तो आपके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर होगा वो कितना होगा, 50,000 ही होगा, ना कि ये वाला जो है इंक्लूड होगा। क्लियर है ये वाली बात। चलिए, इसके अलावा अगर आपने बैंक के पास कोई भी एज अ सिक्योरिटी या मार्जिन के रूप में
कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे सपोज करो आपने कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को क्या कर दिया, बैंक के पास गिरवी रख दिया कि भाई इसके बदले मुझे इतना लोन दे दो, तो बैंक ने आपको लोन दे दिया। तो अब आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो अब आप इन्हें जो आपने एज ए सिक्योरिटी बैंक को दिया है वो काउंट नहीं होगा, या कोई भी ऐसी डिपॉजिट जो 12 महीने से ज़्यादा की है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट नहीं होगी। तो ये 4 बेसिकली चीज़ें हैं जो हमने आज पढ़ी हैं। एक क्या है, मीनिंग हमने पढ़ा था, डिफरेंस इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा है, लिमिटेशन हमने पढ़ा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी इशू आता है, माने कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ से हमारा नहीं हो रहा है, तो आप मुझे उसके लिए क्या कर सकते हो, बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे उसके लिए। आप उसके लिए मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और चाहे तो आप किसमें जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कुल मिलाकर के चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके अलावा अब हम मेन स्ट्रीम पर आते हैं कि सर हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटीज़ जो है हम वो करते हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम करते हैं, और तीसरा जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम करते हैं। देखिए एक एक करके समझते हुए चलेंगे, है ना, क्योंकि समझना ज़्यादा है, किया तो आपने है ही, बाकी इसके न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ जो है हम करते चलेंगे। आज केवल और केवल थ्योरेटिकल क्लास है, तो ठीक है, तो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। कितनी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ हम करते हैं। ऑपरेटिंग विनियोग माने ऑपरेटिंग माने परिचालन, इन्वेस्टिंग माने विनियोग, और फाइनेंसिंग माने वित्त। ठीक है, या तो आपका जो परिचालन है वहाँ से पैसा आएगा या जाएगा, या जैसे आपने माल बेचा पैसा आ गया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा पैसा गया। ठीक, इन्वेस्टिंग में जैसे आपने कोई नया बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, पुराना कुछ आपने बेचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो हम फाइनेंस माने फंड से रिलेटेड काम करते हैं। किससे रिलेटेड काम करते हैं? फंड से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी माने परिचालन गतिविधियाँ। परिचालन गतिविधियाँ माने कि आपके जो डे टू डे ऑपरेशन है, जो पूरे वर्ष के दौरान न जाने कितनी ही बार किए जाते हैं, उनसे होने वाला जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की जाती है। तो इसके बेसिकली 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। पहली चीज़, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का दूसरा मेथड कौन सा है, कितने मेथड इसके हैं, है ना, या कौन कौन से मेथड हैं, इनमें से कौन सा एक मेथड है। किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि क्वेश्चन इस तरह है और इसमें ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, फिर तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाएगा जो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। जैसे माल बेचना, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं समझा रहा हूँ आपको। एक है नॉन फाइनेंशियल कंपनी एनएफसी, एक है फाइनेंशियल कंपनी। जैसे मैंने कहा टाटा फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया टाटा स्टील। क्लियर कहानी। टाटा स्टील किस में ज़्यादा डीलिंग करती है, खरीदने या बेचने में। रॉ मटेरियल खरीदेगी और माल बेचेगी, ठीक है। क्या अब ये पैसे में डील कर रही है? नहीं सर। टाटा फाइनेंसिंग कंपनी किस में डील करती है सर? पैसे में, मतलब वो इंटरेस्ट रिसीव करना या डिविडेंड रिसीव्ड करना या फंड रेज करना या रीपेमेंट करना, ये सभी एक्टिविटीज़ वो डेली बेसिस पर करती है। तो ये सभी चीज़ें उसके लिए क्या बन जाएंगी? ऑपरेटिंग बन जाएंगी।
और जो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग बनी हुई है वो एनएफसी माने नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए क्या बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, फाइनेंसिंग कंपनी। समझ रहे हो? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो नॉन जो फाइनेंशियल कंपनी है उसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। पहली चीज। दूसरी बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ले लो, यही ज्यादा अच्छा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एनएफसी के लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। भैया फाइनेंसिंग कंपनी में कोई माल बना करके थोड़ी बेचते हो, या बेचते हो? नहीं बेचते। तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए जिसमें वो डीलिंग कर रही है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। अब जैसे एक और उदाहरण के तौर पर चलो मैं लेता हूं, पेन चेंज कर रहा हूं, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड इसके लिए भी फाइनेंसिंग है और इसके लिए भी फाइनेंसिंग है। सर क्या कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अभी यहां पर आपने बताया कि डिविडेंड रिसीव्ड जो है या इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जब डिविडेंड रिसीव्ड में ऐसा है तो फिर डिविडेंड पेड में ऐसा क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। अब यहां पर इस बात को ध्यान से समझना, ये मैं हूं और ये एक कंपनी है जिसको हम टाटा स्टील कहते हैं। मैंने कंपनी में पैसा लगाया, इसके बदले कंपनी मेरे को क्या देगी, डिविडेंड देगी। क्या वो हर रोज मुझे डिविडेंड देगी या साल में एक बार देगी, दो बार देगी या तीन बार देगी? साल में एक बार, दो बार या तीन बार देगी। मतलब कुल मिलाकर के जितना भी आपका डिविडेंड बनता है, माने 10% है, तो 10% आपको पूरी साल में मिलेगा, तो मतलब एक ही बार मिलेगा ना। हाँ जी ठीक है। ये है और ये है टाटा फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैंने टाटा फाइनेंस कॉर्पोरेशन में पैसा लगाया, तो सर ये भी तो डिविडेंड देगी? मैंने कहा बिल्कुल देगी, ये भी डिविडेंड देगी जी। तो क्या ये डेली देगी? कि नहीं सर, डिविडेंड तो एक ही बार दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, लोग हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जिनमें कंपनी ने क्या लगा रखा है, पैसा लगा रखा है। तो ये क्या करते हैं, ये या कंपनी के कस्टमर भी हो सकते हैं, जिनके आधार पर कंपनी क्या करती है, ट्रेडिंग करती है। तो ये कंपनी से निरंतर रूप से क्या लेते रहते हैं, डिविडेंड और इंटरेस्ट लेते रहता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिविडेंड रिसीव्ड की बात आएगी, है ना, किसकी बात आएगी, डिविडेंड, एक सेकेंड, हाँ डिविडेंड रिसीव्ड की बात आएगी, तो वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, माने टाटा स्टील के लिए क्या है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन टाटा फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए क्या है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर होगी? लेकिन अगर पेड वाली बात आएगी तो मामला उल्टा हो जाएगा, दोनों के लिए ही क्या कहलाएगी, वो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ही कहलाएगी। क्लियर है? क्लियर है वाली बात? तीन चीजें हो गई, दो चीजें, तीसरा क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, ये वाला। बेसिकली जो कैश फ्लो होता है, चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, जनरली उसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कौन सा, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में निकला है, उसके आधार पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस, है ना, इनसे पहले, ठीक है, मतलब बिफोर, इनसे पहले का जो प्रॉफिट है हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हमने कहा है, डिविजिबल प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी करना सीखेंगे, ठीक है। सम ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट ऑपरेटिंग बट आर स्टिल इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, सच आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट और लॉस। कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो इंक्लूड नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें लाभ हानि का शेष ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है।
तो इसीलिए उन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब कैसे इंक्लूड करने का मतलब है उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो अब आप देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 50,000 का है। कितने का है, 50,000 का। और आपको गेन हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो 5,000 का, तो आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और आपको कोई लॉस हुआ है, माने 10,000 का लॉस हुआ है, 15,000 का लॉस हुआ है, तो आपने 15,000 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो 15 में से 5 गए, कितना बचे, 10, तो 60,000 रुपये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो ये जो है माने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो उनको एलिमिनेट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, 60,000 निकल करके आया। और यह आपका शुद्ध नगद कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध नगद कहलाता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपने सभी ही चीज़ों को क्या किया हुआ, इंक्लूड किया हुआ, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। एग्री विद दिस, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने क्या समझा है उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपने समझा है कि एक तो इसमें 2 मेथड होते हैं, दूसरा इसमें आपने समझा इसमें जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ को कंसर्न किया जाता है, तीसरा जो आपने समझा वो जनरली इसमें जो स्टार्ट किया जाता है वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया जाता है। और चौथी बात जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि इसमें केवल और केवल प्योर कैश ट्रांजैक्शन ही इसमें बचती है, बाकी सभी ट्रांजैक्शंस को उसमें से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या है, फॉर्मेट है, वो भी इसका पार्ट 1। जनरली हमने क्या किया है, हमने पूरे फॉर्मेट को 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3-4 पार्ट्स में, ताकि एक एक पार्ट पर हम इंडिविजुअली काम कर सकें और आप उस पार्ट को आसानी से क्या कर सकें, समझ भी सकें। क्लियर है ये वाली बात। तो जैसे एक मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट माने शुद्ध लाभ, बिफोर माने पहले, टैक्स माने कर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण मद। असाधारण मदों और कर से पहले का जो प्रॉफिट है वो ये, ठीक, यहां पर आप उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यहां तक तो कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है, ठीक। अब इनमें से जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, या नॉन कैश आइटम्स जो हैं उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उल्टा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का चाहिए तो यहां पर उल्टा करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब वो रिजल्ट निकल करके आएगा। या लेस करना पड़ेगा इनकम को, उल्टा, बिल्कुल पी एंड एल का क्या उल्टा। पी एंड एल में इनकम को प्लस करते हैं और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, और इनकम क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, ताकि आपका एक्चुअल रिजल्ट निकल करके आ सके। क्लियर हो गई। जब आप इन्हें प्लस और माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, किससे पहले का, वर्किंग कैपिटल चेंज, माने कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले का प्रॉफिट। अच्छा, आपने जैसे रेशोज हमने पढ़े थे, तो रेशोज में भी तो आपने ये पढ़ा था ना, नेट प्रॉफिट प्लस, जैसे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता था तो उसका फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट से था, ग्रॉस प्रॉफिट में तो ये था ना प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट से निकालने का क्या फॉर्मूला था,
प्लस NOE माइनस NOI। तो NOE को क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं, और NOI को क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। वो हमने फॉर्मूला बेस्ड किया था, और यहाँ पर इसी चीज़ को हम किसके बेस्ड पर कर रहे हैं, फॉर्मेट बेस्ड पर। तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। क्या क्लियर हो गई ये वाली बात। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, या जो नॉन कैश आइटम्स हैं, और ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, ये होती क्या हैं, ये सवाल आ रहा होगा। तो अगर आपके सामने ये सवाल आ रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम है। इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन माने गुडविल की वैल्यू कम हो गई, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, ट्रेडमार्क्स खत्म हो गए। ये जितनी भी चीज़ें हैं माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की अगर कमी आती है तो वो उसका क्या कहलाता है, परिशोधन कहलाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने कोई पेमेंट तो किया नहीं है, बस आपको नुकसान हो गया ऑन बुक्स। क्लियर है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज़, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनके रिडम्पशन को हमने किस पर दिया है, प्रीमियम पर दिया है ना। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, माने फर्म के निर्माण से पहले, फर्म के कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को, सर्टिफिकेट को प्राप्त करने से पहले, या किसी भी फर्म की बिजनेस एक्टिविटी को करने से पहले जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं उन, या जो खर्चे होते हैं उन्हें प्रारंभिक खर्चे या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है, वो भी नॉन कैश आइटम है। इसके बाद आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ऋण पत्र जारी करने पर छूट को बट्टे खाते, माने जब आप डिबेंचर्स का पैसा आपने मार्केट से उठाया तो उसके बाद आपको उसका क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब रीपेमेंट की बारी आई, किसकी बारी आई, रीपेमेंट की बारी आई, तो जब रीपेमेंट आपने किस पर कर दिया, डिस्काउंट पर कर दिया। क्या कर दिया, डिस्काउंट पर कर दिया। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने डिबेंचर इशू करे, जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है, कितने का डिबेंचर है, 100 रुपये का डिबेंचर है, वो आपने 90 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो कुल मिलाकर के आपको 10 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो उसे राइट ऑफ किसके अगेंस्ट करोगे, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ डिबेंचर को किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करोगे, P&L के। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर आती है। तो इसको भी हम नॉन कैश आइटम ही कंसिडर करेंगे। अब नॉन कैश इनकम क्या हो सकती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम। ये सारी क्या है, हमारी इनकम है अगर ये रिसीव हो रही है तो। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है ये वाली बात। ठीक है। अब यहीं पर अगर कोई फाइनेंस कंपनी होती, कौन सी कंपनी होती, कोई फाइनेंस कंपनी होती, तो उस फाइनेंस कंपनी को क्या करना पड़ता, डेली ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, है ना, जो फाइनेंस कंपनी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो डेली ही कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, भाई दिन में कितनी बार वो लोन देती है, कितनी रीपेमेंट करती है, कितने लोगों से वो रिसीव करती है, कितने इंटरेस्ट लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है उनकी डेट्स के अकॉर्डिंग, या अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो एक ही फर्म जो है वो दो अलग अलग तरह की जो फर्म है वो सेम एक्टिविटीज़ नहीं करती, वो अलग अलग एक्टिविटी करती हैं। जैसे टाटा स्टील और टाटा फाइनेंस। तो जो टाटा फाइनेंस है वो क्या करेगी, टाटा फाइनेंस क्या करेगी, डेली कैश रिसीव करेगी, पे करेगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगी, पे करेगी, लेकिन डिविडेंड रिसीव करेगी, लेकिन देगी वो एक ही बार, देगी क्या, वो एक ही बार। तो इसलिए ये वाली कहानी आती है कि भाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, या कोई भी किसी भी तरह की इनकम। वो ये सब चीज़ें किस में शामिल होती हैं, हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि भाई ये तो हमने समझ लिया, लेकिन सर वास्तव में ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है वो और बताओ। तो उसका भी फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये है। कैसे निकलेगा, देखें, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से ओपनिंग बैलेंस को क्या कर दो, माइनस कर दो।
क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस क्या कर दो, माइनस कर दो, उसमें इन चीज़ों को ऐड कर दो। किस किस को, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व अगर पॉजिटिव है तो, जैसे पहली साल 20,000 के रिजर्व थे, इस साल 25,000 के रिजर्व हो गए, तो 5,000 से क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक। प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का दिया हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड जो आते हैं वो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन सा किस ईयर का आता है। जैसे प्रपोज डिविडेंड है, अच्छा एक बात बताओ, प्रपोज माने जो पहले से संभावित है कि भाई इन्हें डिविडेंड दिया जाना है, और डिविडेंड संभावित किस में होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो एनुअल जनरल मीटिंग तो पहली साल हुई होगी ना, तो उसका डिविडेंड हमें इस साल मिलेगा। तो इसलिए जो डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ओनली, तो जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसे जब भी हम इशू करते हैं वो किस अमाउंट पे करता है, प्रीवियस ईयर पे। लेकिन जो इंटरम डिविडेंड होता है वो करंट ईयर का दिया जाता है। इंटरम माने साल के बीच में फर्म को लगा कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस दे दिया जाए, इंटरम डिविडेंड दे दिया जाता है। तो वो एक चीज़ है। एक ऐड होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिटेड हुआ है तो। अब ये क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। अगर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। टैक्स रिफंड माने वापस टैक्स आ रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे अगर क्रेडिटेड हो रहे हैं तो। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसको आप कहां पर ले जाओगे, इसको आप कहां पर ले जाओगे, इसको आप ले जाओगे यहां पर। यहां पर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आपका क्या निकल जाएगा, कार्यशील पूंजी से पहले का आपका परिचालन लाभ। ये आपका पहला पार्ट है। इसके न्यूमेरिकल भी हमें करने हैं, लेकिन वो करेंगे हम कल। उससे पहले आप इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स देख लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जो संभावित नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये सब डेबिट वाले हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डेबिट वालों को क्या करना है, प्लस ही तो करना है। ये डेबिट वालों को क्या करना है, प्लस करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ है। एक सेकेंड, नहीं एक मिनट, मैं गलत बता दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड, बाय बैक ऑफ शेयर, कंपनसेशन, इसको ध्यान में रखो। आपसे पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो बाय बैक शेयर जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या एटसेट्रा, माने जो संभावित नहीं है लेकिन आने वाले समय में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही क्रेडिटेड है, अगर बेड डेप्ट रिकवर हो गए, अब आपको वो तो बेड डेप्ट है ना, मर गए वो तो, है ना, खत्म हो गए। अब आपको पता थोड़ी कि उसका जमीर जाग जाएगा और वो आपको पैसा करके लौटा देगा। जैसे सपोज करो आपका बैग खो गया, पैसों से भरा बैग खो गया, खत्म कहानी, हो गया लॉस। और आपको पैसों से भरा बैग मिल गया तो इनकम हो गया, है ना, जो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन वो हो जाए। क्लेम जैसे अभी क्या है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा इधर की तरफ, तो जब बारिश हो रही है तो फसलों को नुकसान हो रहा है। अब फसल को नुकसान हो रहा है तो जो किसान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें मुआवजा वगैरह जो है वो दिया जाए। ठीक है, तो जो मतलब गवर्नमेंट है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से बात करते हैं, फिर उनको क्या दिया जाता है, मुआवजा वगैरह दिया जाता है। तो अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहे या नहीं देना चाहे, लेकिन वो होप तो लगाए बैठे। तो अगर उन्हें गवर्नमेंट ने दे दिया मुआवजा तो वो क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और अगर नहीं दिया तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो जाएगा, है ना। ये वाली एक चीज़ है। विनिंग ऑफ लॉटरी और लॉ सूट, जैसे आपने क्या किया, आपने कोई लॉटरी लगाई, जीत गए, आपने हॉर्स पर पैसा लगाया, जीत गए, ठीक है, या आपने कोई केस लड़ा, आप उसका मुकदमा जीत गए। जैसे सपोज करो एक बुक है ना, एग्ज़ाम इंस्पेक्ट करके नाम से एक बुक है, तो केवीएस में मैंने वो बुक मंगाई थी, है ना। तो अब उन्होंने बुक तो भेज दी, लेकिन वो बुक जो है वो कंटेंट से रिलेटेड नहीं थी, माने सिलेबस जो था वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा था, तो मेरे लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही।
तो फिर मैंने क्या करा, उसको वापस कर दिया। अब जब वापस मैंने कर दिया तो एक ये बात है लगभग 2 फरवरी की है ना, और आज डेट क्या है 22 मार्च। तो अब देख लो 2 महीने खत्म होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरा मनी क्या हुआ, रिफंड नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, अब मैंने उनके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है ना। तो अगर वो केस जीत गया, अब हार भी सकता हूँ जीत भी सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हार गया तो वो मेरा कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो अगर मैं जीत गया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिटेड हो जाएगा। क्लियर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है असाधारण, असाधारण माने जो अचानक से हो जाए। क्लियर है, तो इसको कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। तो शुरू से ले लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये इसका पार्ट क्या है, 1 है। इसके कल न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे के जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप एक बार मुझे जो है कमेंट में बताइए, चीज़ें समझ में आई कि नहीं है। वैसे न्यूमेरिकल जब हम इसके करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है, समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ जहाँ हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी वजह से फ़ायदे में जाता है तो हमें ये कर देना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, तो आपसे यही अपेक्षा है कि आप, जैसे मैं हूँ, अब मेरा यहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट देने के पीछे का कोई स्वार्थ नहीं है ना। भाई मैं चाहूँ, अब आप तुम समझो, ये जो इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन जाता है, क्या इसका कोर्स लॉन्च नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई स्वार्थ अभी दिख नहीं रहा है ना। तो जब स्वार्थ नहीं दिख रहा है तो वो क्या चल रहा है, वो एक सर्विस है, माने सेवा है। सेवा कैसी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो उनको बेनिफिट मिल सके, जो बेनिफिट हमें नहीं मिले वो आप लोगों को मिल जाए, है ना। तो अगर आप लोगों की वजह से किसी एक बच्चे को इस चैनल के बारे में पता चलता है और वो अपने परीक्षाओं में सफल हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा दुआएं किसे देगा ना, वो आप ही को देने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कारण एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको पता चलेगा जहाँ पर उसको बिना किसी पेमेंट के सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं, वो भी डिटेल्ड में, है ना। और वो भी पीजीटी कॉमर्स लेवल पर। आप पूरे सारे यूट्यूब चैनल छान मारो, मजा आया अगर आपको इतने डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाए। क्लियर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें, और हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बाकी नववर्ष की और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः जय हिंद।